एक 16 साल का लड़का भोला भाला साधारण कपड़ों में मुंबई की सड़कों पर भटकता हुआ। उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन सपनों में पूरा हिंदुस्तान था। लोग कहते थे ये गुजराती लड़का पागल है, चाय वाले का बेटा बिजनेस मैग्नेट बनेगा। आज वही लड़का रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़ की कंपनी, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी का संस्थापक है, धीरू भाई अंबानी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस 16 साल के लड़के ने अपनी पहली रात मुंबई में फुटपाथ पर बिताई थी। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं। वो संघर्ष, वो जुनून, वो हौसला जिसने एक गरीब लड़के को भारत का सबसे अमीर आदमी बना दिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ धीरू भाई की नहीं है, ये आपकी भी कहानी बन सकती है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक स्कूल टीचर के घर एक बच्चा पैदा होता है। नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी, धीरू भाई। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी था और पैसे बस गुजारा करने लायक थे। बचपन से ही धीरू भाई ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके पिताजी रोज स्कूल में पढ़ाते थे और फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल होता था। लेकिन छोटे धीरू भाई की आंखों में कुछ अलग था। जब वे अपने गांव के अमीर जमींदारों को देखते थे, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां और चमकती गाड़ियां, तब वे सोचते थे मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। 16 साल की उम्र में धीरू भाई ने एक बड़ा फैसला लिया और वे अपने बड़े भाई के साथ एडन यमन चले गए। क्योंकि चोरवाड़ में कोई अफसर नहीं था, वहां सिर्फ गरीबी थी और सीमाएं थी। एडन में उन्होंने शेल कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया। उनकी सैलरी सिर्फ 300 रुपए महीना थी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वे गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे, ग्राहकों की सेवा करते थे, और वो भी गर्मी और थकान के बीच। लेकिन धीरू भाई ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनकी नजर सिर्फ पैसों पर नहीं थी, बल्कि सीखने पर थी। वे ध्यान से देखते थे कि बिजनेस कैसे चलता है, ग्राहकों को कैसे संभालना है और मुनाफा व नुकसान कैसे गिना जाता है। वे अपने साथ काम करने वालों से अंग्रेजी सीखते थे और बिजनेस कम्युनिकेशन समझते थे। रात को जब सब लोग सो जाते थे, तब धीरू भाई बिजनेस मैगजीन पढ़ते थे और ग्लोबल ट्रेड के बारे में सीखते थे। एडन में 10 साल उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और ये इंतजार दरअसल उनकी तैयारी का समय था। 1958 में 26 साल की उम्र में धीरू भाई ने एक बड़ा फैसला लिया और मुंबई जाने का निर्णय किया। लोग पूछते थे क्यों, यहाँ तो अच्छी सैलरी है और जिंदगी स्थिर है। तब धीरू भाई का जवाब था, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुंबई 1958। धीरू भाई के पास क्या था? केवल 50,000 रुपए, जो उन्होंने एडन में 10 साल की मेहनत से बचाए थे, और एक जलती हुई इच्छा कि कुछ बड़ा करना है। पहले दिन धीरू भाई भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से 1 कमरे के अपार्टमेंट में रहे, जिसका किराया 200 रुपए था। उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, जिसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था। वे यमन से मसाले और पॉलिएस्टर यार्न आयात करते और भारत में बेचते थे। लेकिन ये सब उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। उस समय लाइसेंस राज था और सरकार के हर छोटे बड़े काम के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। आयात करना है तो लाइसेंस चाहिए, निर्यात करना है तो लाइसेंस चाहिए, फैक्ट्री लगानी है तो लाइसेंस चाहिए। और ये लाइसेंस अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते थे जिनके सरकार में मजबूत संबंध होते थे। धीरू भाई तो सिर्फ एक आम आदमी थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते, फाइलें लेकर बार बार आवेदन करते। कई बार आवेदन खारिज हो जाता तो फिर दोबारा कोशिश करते। कई बार तो वे अधिकारियों के कैबिन के बाहर घंटों इंतजार करते, सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात के लिए। उन्होंने एक बात समझ ली कि सिस्टम को बदल नहीं सकते तो सिस्टम के साथ काम करना सीखो। वे हर नियम समझते, हर रेगुलेशन पढ़ते और कानूनी दायरे में रहकर अपना काम निकालते। 1966 एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। धीरू भाई ने टेक्सटाइल बिजनेस में कदम रखा और विमल ब्रांड लॉन्च किया। पॉलिएस्टर फैब्रिक उस समय भारत में नई चीज थी, लेकिन बाजार में पहले से बड़े और स्थापित खिलाड़ी मौजूद थे। धीरू भाई ने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। वे खुद रिटेलर्स के पास जाते, उन्हें समझाते, उन्हें बेहतर मार्जिन देते और क्रेडिट पर माल उपलब्ध कराते। फिर उन्होंने विज्ञापन पर जोर दिया। 1970 के दशक में जब टीवी और अखबारों में विज्ञापन इतना आम नहीं था, तब उन्होंने विमल के लिए बड़े बड़े विज्ञापन चलाए। ओनली विमल हर घर तक पहुंचा। इसके बाद उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की रणनीति अपनाई। पहले वे केवल कपड़ा बेचते थे, फिर उन्होंने सोचा कि पॉलिएस्टर यार्न खुद क्यों न बनाए। उन्होंने फैक्ट्री लगाई। फिर सोचा कि यार्न बनाने के लिए कच्चा माल भी खुद ही क्यों न तैयार करें, और उन्होंने पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित किया। इसी तरह रिलायंस धीरे धीरे एक साम्राज्य बनती गई। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था।
1970 और 80 के दशक में उनके प्रतिस्पर्धियों ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए, सरकारी जांच हुई और मीडिया में नकारात्मक खबरें आईं। कई बार उनका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति तक पहुंच गया। फिर भी धीरू भाई ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका मंत्र बहुत सीधा था, जो भी हो जाए काम बंद मत करो, रुकना मत, डरना मत, बस आगे बढ़ते रहो। 1977 वो साल था जो रिलायंस के लिए और धीरू भाई के लिए गेम चेंजर बन गया। धीरू भाई ने फैसला किया कि अब वे जनता के पास जाएंगे और अपनी कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएंगे। मतलब अपनी कंपनी के शेयर आम लोगों को बेचेंगे। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत में सिर्फ अमीर लोग और संस्थान ही शेयर खरीद पाते थे। आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट सिर्फ एक सपना था। लेकिन धीरू भाई का विजन अलग था। उन्होंने कहा, मैं अपनी कंपनी का मालिकाना हक करोड़ों आम भारतीयों को दूंगा। जो चाय वाला है, जो रिक्शा वाला है, जो शिक्षक है, जो क्लर्क है, सबको रिलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। लोगों ने कहा, धीरू भाई आप पागल हो गए हैं, आम आदमी शेयर बाजार क्या समझता है? धीरू भाई ने जवाब दिया, अगर नहीं समझता है तो मैं समझा दूंगा। और फिर एक क्रांति की शुरुआत हुई। धीरू भाई पूरे भारत में कैंपेन लेकर गए, छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर आप रिलायंस के 100 शेयर 100 रुपए में खरीदेंगे तो आने वाले वर्षों में उनकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। लोग हंसते थे और कहते थे, ये कैसे संभव है? धीरू भाई कहते थे, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाऊंगा कि आपके सपने भी छोटे पड़ जाएंगे। और वही हुआ। रिलायंस का IPO जबरदस्त सफल रहा। लाखों मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पहली बार शेयर खरीदे। धीरू भाई ने आम आदमी को इक्विटी कल्चर से जोड़ दिया। फिर धीरे धीरे चमत्कार दिखने लगा। 1980s के दशक में रिलायंस के शेयरों ने रिकॉर्ड रिटर्न दिए। जिन लोगों ने 100 रुपए लगाए थे, उनकी रकम समय के साथ लाखों में बदल गई। लोग कहानियां सुनाते थे कि हमारे पिता ने 1980 में 5000 रुपए रिलायंस में लगाए थे और उसी से हमारा घर बन गया। लेकिन यह सफलता इतनी आसान नहीं थी। 1980s का दशक धीरू भाई के लिए सबसे कठिन दौर था। राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, कारोबारी प्रतिस्पर्धी थे, मीडिया के हमले थे और अदालतों के मामले थे। 1986 में एक घटना ने उनकी हिम्मत को और मजबूत कर दिया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। वजह यह बताई गई कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए बिना अनुमति मशीनरी आयात की थी। मीडिया में उनके खिलाफ तीखे आरोप लगे और सुर्खियां बनी कि धीरू भाई अंबानी चोर हैं, अपराधी हैं। अदालतों में मुकदमे चले, जांच हुई और कई लोगों ने कहा कि अब धीरू भाई का अंत तय है। लेकिन धीरू भाई और मजबूत होकर उभरे। उन्होंने हर केस कानूनी तरीके से लड़ा और हर आरोप का जवाब दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। फैक्ट्री चलती रही, उत्पादन जारी रहा और कारोबार बढ़ता रहा, क्योंकि धीरू भाई जानते थे कि अगर वे रुक गए तो वे हार जाएंगे। अंततः सारे मामले बंद हुए और धीरू भाई बेदाग साबित हुए और रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी बन गई। 1990 का दशक आया और धीरू भाई अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहे, वे एक आइकन बन चुके थे। रिलायंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो आम भारतीयों की उम्मीद बन चुकी थी। धीरू भाई ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनवाई। जिन इंजीनियरों ने कहा था कि ये असंभव है, धीरू भाई ने उन्हीं को नियुक्त किया और कहा कि तुम इस असंभव को संभव बनाओ, और वो बनकर तैयार हुई। लेकिन धीरू भाई की असली महानता सिर्फ पैसा कमाना नहीं थी, उनकी असली महानता थी आम आदमी को ताकत देना। जियो का जो कॉन्सेप्ट आज मुकेश अंबानी ने आगे बढ़ाया, वो दरअसल धीरू भाई का ही विजन था। धीरू भाई कहा करते थे कि टेलीकॉम और इंटरनेट सिर्फ अमीर लोगों की सुविधा नहीं होनी चाहिए, हर गरीब से गरीब भारतीय को यह सुविधा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से 2002 में धीरू भाई का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत और उनका विजन आज भी जिंदा है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है। आज जियो ने 45 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ा है, और वो भी बेहद सस्ती दरों पर। आज लगभग हर भारतीय किसी न किसी रूप में रिलायंस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो, किराना हो, इंटरनेट हो या रिटेल। ये सब धीरू भाई का सपना था। सबसे बड़ी बात यह है कि धीरू भाई ने साबित कर दिया कि भारत में अगर आपके अंदर हिम्मत है, विजन है और मेहनत करने की ताकत है, तो गरीबी कोई सीमा नहीं है।
चोरवाड़ के एक स्कूल शिक्षक के बेटे से लेकर भारत के सबसे अमीर आदमी बनने तक का ये सफर सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, ये एक सीख है। तो आज आप जहां भी हो, चाहे गरीब घर से हो, चाहे पढ़े लिखे ना हो, चाहे आपके पास संसाधन ना हो, ये याद रखिए कि धीरू भाई भी वहीं थे जहां आज आप हैं। उन्होंने फुटपाथ पर रात गुजारी थी, पेट्रोल पंप पर काम किया था, रिजेक्शन झेला था, असफलताएं देखी थी और लोगों ने उन्हें पागल तक कहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी अपनी मेहनत पर शक नहीं किया। उन्होंने कभी सिस्टम को अपनी हार का बहाना नहीं बनाया। धीरू भाई का एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर आप अपने सपने नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको अपने सपने बनाने के लिए नौकरी पर रख लेगा। अगर तुम अपने सपने नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए काम पर रख लेगा। इसलिए आज से, इसी पल से फैसला करो कि तुम्हें क्या बनना है। क्या तुम्हें सिर्फ एक कर्मचारी बनना है या एक साम्राज्य खड़ा करना है? क्या तुम्हें सिस्टम का शिकार बनना है या सिस्टम को बदलने वाला बनना है? क्या तुम्हें गरीबी में जिंदगी गुजारनी है या समृद्धि तक पहुंचना है? धीरू भाई ने चोरवाड़ से मुंबई तक का सफर तय किया। तुम अपनी चोरवाड़ से अपनी मुंबई तक का सफर कब शुरू करोगे? याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। संघर्ष होगा, रिजेक्शन होंगे, असफलताएं आएंगी, लोग हंसेंगे और लोग तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा विजन साफ है, तुम्हारा इरादा मजबूत है और तुम्हारी मेहनत लगातार है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। धीरू भाई ने यह साबित कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारी कहानी लिखने का वक्त है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपना रिलायंस बनाओ, अपना साम्राज्य बनाओ, अपनी विरासत बनाओ, क्योंकि हिंदुस्तान तुमसे उम्मीद कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।